Hello everyone, good morning. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज के हमारे आईपीसी के लेक्चर सीरीज में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट आईपीसी या बिजनेस दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिवली। आईपीसी जब भी मेरे मुंह से निकलता है इसका मतलब हम लोग बिजनेस भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं ना। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो हमारे आईपीसी में सेक्शन 96 से लेके 106 तक प्रोवाइडेड था और हमारे बीएनएस में सेक्शन 34 से 44 तक प्रोवाइडेड है, जो बीएनएस में हमारे चैप्टर 3 में है और आईपीसी में चैप्टर 4 में था। ठीक है, कहाँ से? सेक्शन 96 से लेके 106 या 34 से लेके 44, 10 सेक्शन है टोटल इसमें। इस चैप्टर का नाम है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है? अ डिफेंस, एनी काइंड ऑफ डिफेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू यू या दैट इज अवेलेबल टू यू इन केस ऑफ इमरजेंसीज। जैसे मान लीजिए कि हम जनरली जानते हैं कि हमको कोई भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। एज अ सिटीजन वी कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम। अगर आपके साथ, आपके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्राइम होने वाला है और इफ यू आर थिंकिंग कि अब मेरी जान नहीं बचने वाली है, देन इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, चूंकि आपके पास उस समय पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी का बेनिफिट या उनका हेल्प लेने का उस समय आपके पास चांस नहीं होता है, ना तो उतना टाइम होता है। दैट्स वाई लॉ गिव्स यू द पावर टू यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको हम लोग बोलते हैं आत्मरक्षा। जब आपको अपनी जान खतरे में लगे तो यू कैन यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन दैट सिचुएशन। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, यही सारी चीजें हमको आज पढ़ना है ना। जैसे जब हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे, इसमें बेसिकली हमको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि ये कहाँ प्रोवाइडेड है, ये कहाँ प्रोवाइडेड है, ये कहाँ प्रोवाइडेड है। उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस का एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया है, जिसमें 1 2 3 7 सेक्शन टोटल हमने बताया है। मतलब 7 टोटल 10 सेक्शन में से 7 सेक्शन आपको पता ही होना चाहिए। पता तो 10 होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए 7 वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। क्या क्या है? सेक्शन 34 या सेक्शन 96 जो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में, इसको हम एक बार क्या करते हैं, पूरा बेयर एक्ट आपको इस सेक्शन के वाइज पढ़ाते जाते हैं और जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको भी डिस्कस कर देते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, कंफ्यूजन ना रह जाए कहीं। अब बेयर एक्ट हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो चूंकि ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सारा बेयर एक्ट हम यहाँ पे लिख दें, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल है कि हम सारा बेयर एक्ट इस पे लिख के आपको पढ़ाएं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं बेयर एक्ट पढ़ता हूँ, आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगी, आप लोग अपनी बेयर एक्ट ओपन कीजिएगा, मैं क्लियर कराते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन सबसे पहले 34 पढ़िएगा। 34 का मार्जिनल नोट क्या कहता है? थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस ना, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अगर आत्मरक्षा में कोई भी चीजें की जाती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक लाइन में, कोई भी अपराध, कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर वो अपनी आत्मरक्षा में किया गया। ठीक, जैसे मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया टू किल मी, एंड व्हाट आई डिड, आई किल्ड हिम टू सेव माय लाइफ, विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना। मैंने आत्मरक्षा का अधिकार जो है उसका यूज किया, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। यही बात करता है सेक्शन 34 या 96। उसके बाद पूछ लेगा प्राइवेट डिफेंस कहाँ बताया? 96 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 जो हमारा है, जो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सवाल उठता है कि क्या ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये केवल हमारे शरीर के लिए है या वस्तुओं या मेरी प्रॉपर्टीज के लिए भी है? क्या मैं अपने केवल शरीर की रक्षा कर सकता हूँ या मेरे द्वारा एक्वायर्ड किसी प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकता हूँ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मैं खुद अपने शरीर की रक्षा कर सकता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो
और प्रॉपर्टी के लिए भी है क्वेश्चन कि क्या मैं सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करूंगा, किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। तो इस चीज का आंसर हमको देता है सेक्शन 35 या सेक्शन 97। क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। मतलब सेक्शन 37 या सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अधिकार है प्राइवेट डिफेंस यूज करने का। कब? हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन ना, ये चीज आप लोग नोट करिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब अपनी शरीर और अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भी शरीर की रक्षा करने का। अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो उसके शरीर को, उसके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला ऑफेंस होगा, उसके खिलाफ आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। मतलब मैं अपनी जान बचा सकता हूं, किसी अन्य व्यक्ति की भी जान बचा सकता हूं। दूसरी चीज क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, चाहे वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए ही उसका प्राइवेट डिफेंस का यूज वो कर सकता है। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डिफिनीशन ऑफ, कौन कौन से अपराध के खिलाफ हमको प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी के खिलाफ होने वाला है? तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, थेफ्ट माने चोरी, रॉबरी मीन्स लूट, और मिसचीफ मीन्स होता है रिष्टी, और उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास मीन्स होता है आपराधिक अत्याचार। मतलब इंटरिंग इन सम अदर पर्सन्स पोजेशन विदाउट एथोराइजेशन, किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी में बिना एथोराइजेशन के एंट्री करना जो है ट्रेसपास कहलाता है। और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, या तो वो अपराध थेफ्ट है, रॉबरी है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, मिसचीफ है, या उसको करने का अटेम्प्ट भी है, तो भी ऐसी स्थिति में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन आपके 35 में या सेक्शन 97 में हम क्या बात करेंगे कि ये बताता है कि कब किसके खिलाफ, अपने प्रॉपर्टी के खिलाफ और किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी के खिलाफ, और अपनी जान बचाने के लिए और किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 36 पे, जो हमारा बात करता है 98 के बारे में ना। सेक्शन 36 या 98 ना, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि किसके खिलाफ हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करने का अधिकार मिला। क्या हम अपने जैसे हमने सेक्शन 84 में पढ़ा कि कोई पागल व्यक्ति है, वो अपराध कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी नहीं ना। कोई इंसेन व्यक्ति है, कोई बच्चा है तो भी वो अपराध कर रहा है, 82-83 में हमने पढ़ा कि अगर वो बच्चा है अपराध कर रहा है तो भी उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन क्या हमारा सेक्शन 36 कहता है या सेक्शन 98 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो एक्चुअल में अपराध करने वाला है, अगर वो पागल है, तो क्या हमको उसके भी खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं कि नहीं, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। तो आप अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे कि जैसे वो व्यक्ति पागल है, उसमें उसकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे जान से मारने वाला है तो उसमें मेरी क्या गलती है? कोई पागल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको लाइसेंस मिला है कि वो हमको मार डालेगा जान से। वो उसको इतना लाइसेंस मिला है कि अगर वो किसी को मारेगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या, रक्षा का अधिकार जो है, मेरा आत्मरक्षा का अधिकार, वो मेरे पास रहेगा कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पागल हमको मारेगा तो हम नहीं बचाएंगे, तब भी बचाएंगे। तो यही हमारा बात करता है सेक्शन 36 या 98। पढ़िए। व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind। क्या कह रहा है कि जब कोई अपराध, जो कि अपराध होता लेकिन अपराध नहीं है क्योंकि वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बाई रीजन ऑफ यूथ, मतलब वो बच्चा है, उसकी एज बहुत कम है, इसलिए उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। या क्या कर रहा है? द वांट ऑफ मेच्योरिटी, या इमेच्योर है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है। फिर या
क्या करा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या वो तो या तो पागल है या इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स नशे में है, द पर्सन डूइंग द एक्ट, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन, या वो किसी कंफ्यूजन में कोई ऑफेंस कर रहा है, on the part of that person, every person has the right, same right of private defense against that act which he would have if the act were an offense. प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही अधिकार होगा जब कोई समझदार व्यक्ति वो अपराध कर रहा होता तो वो अपराध होता, और इसलिए हमको वैसा ही अधिकार है जैसा कि वो व्यक्ति, अगर समझदार व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जा रहा होता तो उसकी लायबिलिटी होती, तो उसमें हम प्राइवेट डिफेंस का यूज करते ही करते। उसी तरह से अगर पागल भी कर रहा है, कोई बच्चा भी अपराध कर रहा है, तो भी हम अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे। ये हमारा बात करता है सेक्शन 36। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन 37 या 99 जो बात करता है रेस्ट्रिक्शन की। कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जहां पे प्राइवेट डिफेंस का यूज हम नहीं कर सकते ना। अभी तक तो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, अब कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। पूछता है कि कौन सी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, अगर कोई सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दिस इज ये 103 या 41 या सेक्शन 100 या 38 या 99। उसके बाद ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी 97 भी पूछ सकता है आपसे, हालांकि पूछने की संभावना तो इन 7 की है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने बोला था। 97 मतलब सेक्शन 35। अब हम लोग सेक्शन 37 में पढ़ रहे हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन की, कब हम प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। क्या रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, अच्छा सॉरी हमने इलस्ट्रेशन आपको नहीं बताया। सेक्शन 36 का इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल, सेक्शन 36 या सेक्शन 98 का ना। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए एक बार। ए अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए जो है अनसाउंड माइंड का, सॉरी जेड अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, जेड जो है क्या है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अटेम्प्ट्स टू किल ए को जान से मारने की कोशिश करता है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड की कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। But A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. यहाँ पे A को चूंकि वो मारने वाला है, Z के पास वैसा ही अधिकार है प्राइवेट डिफेंस, A के पास वैसा ही अधिकार है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, अगर Z समझदार होता ना। क्या कहा कि Z एक पागल व्यक्ति है जो मार रहा है A को, तो यहाँ पे Z की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन A के पास वैसा ही प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है जैसा कि अगर जो उसका अटैकर है वो अगर समझदार व्यक्ति होता। दूसरा क्या कर रहा है, ए इंटर्स बाई नाइट अ हाउस, ये इलस्ट्रेशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए ये सब याद रखना चाहिए आपको। ए इंटर्स बाई नाइट अ हाउस विच ही लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, ए रात में एक घर में घुसने की कोशिश करता है जो उसका खुद का घर है, जिसमें वो घुसने के लिए इंटाइटल्ड है। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर, जेड को ऐसा लगता है कि ए जो है हाउस ब्रेकर है, चोरी करने आया है, सेंधमार है ना। अटैक्स ए, और उसने ए के ऊपर अटैक कर दिया। हेयर जेड बाई अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन, यहाँ पे जेड ने मिसकंसेप्शन में ए का क्या कर दिया, चोट पहुंचा दिया, यहाँ पे चाहे मौत कारित कर दिया तो भी जो है जेड यहाँ पे उसकी क्या नाम है, जेड की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों, commits no offense but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under misconception। यहाँ पे Z की तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो अपने घर में ये समझ रहा है कि मैं एक रॉबर को बचा रहा हूँ, और A चूंकि वो उस घर में लीगली इंटाइटल्ड था घुसने के लिए, इसलिए A की भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे अवेलेबल है। A भी जेड को अपनी जान बचाने के लिए जेड के ऊपर अटैक कर सकता क्योंकि वो वहां पे घुसने के लिए लीगली इंटाइटल्ड था। अगर लीगली इंटाइटल्ड नहीं होता, किसी दूसरे के घर में चोरी कर रहा होता, तब उसको कहा जाएगा कि उसके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। ये हो गया हमारा सेक्शन 36 या 98। इसके बाद हम लोग अपने रेस्ट्रिक्शंस पे पढ़ें या 37 पढ़ें जो बात करता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे कार्य जिसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस हमको नहीं अवेलेबल है। कौन कौन से कार्य,
देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ए क्या कर रहा, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ऐसे कार्य के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा जो आपको आपके मन में डेथ या ग्रीवियस हर्ट का भय नहीं पैदा करता है। एंड इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाई ए पब्लिक सर्वेंट, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट लोक प्राधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो लोक प्राधिकारी कैसे काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। दो द एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाई लॉ, यद्यपि कि वो एक्ट जो है जस्टिफाइड नहीं है विधि के अंतर्गत। इसको हम कैसे समझे, जैसे इसमें क्या कर रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं है, पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं है। कब नहीं है, जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे एक पुलिस ऑफिसर आपके घर आता है आपको अरेस्ट करने और आपने उसकी हत्या कर दी, ऐसे समय में आप हत्या नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज एक्सरसाइजिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, और ऐसे समय में आपको उसके ऊपर अटैक करने का अधिकार नहीं है, अनलेस, इसमें भी एक शर्त है कि यदि वो जब आपको अरेस्ट कर रहा है, ऐसे समय अरेस्ट करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है उसके अरेस्ट से मेरा क्या हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी, अगर उसके अरेस्ट करते समय आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान चली जाएगी या आपको ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा, तब आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं यूज, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का नहीं यूज करेंगे जब तक कि आपको ये खतरा ना हो कि इससे आपकी जान या ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under the color of his office, though the direction may not strictly be justiciable by law। क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, या तो खुद ड्यूटी करते हैं या तो किसी को डायरेक्ट करते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर्स ने किसी को अथोराइज कर दिया है कि यू विल हैव टू गो देयर एंड डू सम अरेस्ट दैट पर्सन, किसी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने अथोराइज किया है, तो उस व्यक्ति को, उस जो अरेस्टेड व्यक्ति है, जो व्यक्ति अथोराइज्ड है, उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे जैसे आपने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं किया। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि पहले वाले में पुलिस ऑफिसर खुद अरेस्ट कर रहा था, दूसरे में पुलिस ऑफिसर्स का एक अथोराइज्ड पर्सन जो है एक्ट कर रहा है। फिर तीसरा क्या कर रहा है, इन केसेज विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, और ऐसी भी परिस्थिति में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे जहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस का यूज करने का, पब्लिक ऑफिसर्स का हेल्प लेने का आपके पास टाइम है। जैसे सपोज यू आर इन फ्रंट ऑफ ए पुलिस चौकी, आप एक पुलिस चौकी के सामने है, वहां पे आपसे थेफ्ट होने वाला है या आपका मर्डर होने वाला है, और आपने अपने जेब से गन निकाली और उसका मर्डर कर दिया, वो आपका मर्डर करता है उससे पहले आपने उसका मर्डर कर दिया, तो ऐसे जगह पे आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू वेयर हैविंग सफिशिएंट टाइम। आप पुलिस चौकी आपके सामने थी, आप पुलिस की बचाव ले सकते थे। प्राइवेट डिफेंस तो हमको इसलिए मिला है क्योंकि सरकार आपकी हर जगह सुरक्षा नहीं कर सकती, तो हर जगह जब सुरक्षा नहीं कर सकती तो जहां आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी सरकार, वहां आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप रक्षा कर लीजिए, लेकिन जहां सरकार कर सकती है वहां पे नहीं। ये हो गया हमारा 37 का सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय यू कैन नॉट एक्सीड द फोर्स, ना, जो फोर्स उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ यूज किया है वही फोर्स आपको भी यूज करना है। द फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, ना, इट शुड नॉट एक्सीड, ये अधिक नहीं होना चाहिए जितना बल उसने यूज किया उससे। जैसे किसी ने आपके डंडे से मारा और आपने गन से मार दिया, ऐसा नहीं होगा। डंडे से मारा तो आप भी डंडे से ही प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या कह रहा है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज or has reason to believe that the person doing
द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। कोई भी व्यक्ति तब तक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है जब तक कि उसके पास रीजन नहीं है ये भरोसा करने का कि ये पुलिस ऑफिसर है। जैसे कोई व्यक्ति बिना वर्दी में आपको अरेस्ट कर रहा है, आपको तो तब तो नहीं पता कि ये पुलिस ऑफिसर है, इस समय आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर उसने आई कार्ड दिखा दिया तो फिर आप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वही उसी के बारे में बात कर रहा है। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। मतलब कोई भी व्यक्ति के खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। कौन सा व्यक्ति? या तो पुलिस खुद अरेस्ट कर रहा था, या तो उसने किसी को अथराइज किया था, जो दूसरा वाला एग्जांपल हमने बताया था, तो जिसमें उसने अथराइज किया है उस व्यक्ति को भी आप, उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक कि उसने अपना आई कार्ड नहीं दिखाया, जब तक कि उसने अपना रिटर्न में अथोराइजेशन नहीं दिखाया। ये देखिए कि हमको पुलिस अधिकारी ने हमको कहा है कि तुम अरेस्ट करो, अगर उसने रिटर्न में आपको दिखा दिया है तो आप नहीं करेंगे। बेसिकली यही बात करता है हमारा सेक्शन 37 या सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 में हमने क्या पढ़ा या 37 में क्या पढ़ा? पहली चीज तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, जहां पे आपके पास पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल होंगे, पब्लिक ऑफिसर्स जो आपको डिफेंस दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। ये हो गया रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सेक्शन हमारा 99 के बाद 100 पे, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस बीएनएस या आईपीसी का सेक्शन, सेक्शन 38, जिसको हम लोग सेक्शन 100 कहेंगे। और सेक्शन क्या है 38? आइए पढ़िए। एक्चुअल में सेक्शन 38 बात करता है कि कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय डेथ कॉज कर सकते हैं। और सेक्शन 103 या 41 बात करता है व्हेन अ पर्सन कैन कॉज द डेथ ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट यूजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब 103 में और या 41 में हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो यूज किया वो प्रॉपर्टी के लिए था, या सेक्शन 38 में या 100 में हमने जो यूज किया वो ह्यूमन बॉडी के लिए था। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए क्या पढ़ लेते हैं? क्या? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। सेक्शन 37 या सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी के अधीन रहते हुए, उसमें जो निर्बंधन लगाया गया है, जो शर्तें लगाई हैं, उनके अधीन रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, आप उसकी डेथ कर सकते हैं। ऑफ एनी अदर हार्म टू द साइलेंट, या कोई और हार्म उसको पहुंचा सकते हैं। इफ द ऑफेंस विच ऑकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर इन्यूमरेटेड, नेमली, अगर जो अपराध आपके खिलाफ हो रहा है या होने वाला है वो नीचे दिए गए किन्हीं एक अपराध में से होगा। तो वो कौन कौन से ऑफेंस हैं? पहला क्या कह रहा है? ए पढ़िए। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। पहला ऐसा अटैक आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि इससे आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं ना। सच एन असॉल्ट which causes a reasonable apprehension that death will be the otherwise the consequence of the assault, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि डेथ हो जाएगी जो हमको अटैक कर रहा है उससे, तब आप भी उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर रहा है? सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट द ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द असॉल्ट। आपको लगता है कि जिस जो अटैक उसने किया है उससे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है खिलाफ, तो भी आप उसके ऊपर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कि कौन कौन सी परिस्थितियों में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, रेप दे देगा, मर्डर दे देगा, और डकैती दे देगा, हाँ, और मिसचीफ दे देगा। तो
आपको देखना है कि कौन से वाले में अपराध या थेफ्ट दे देगा। तो आपको देखना है कि इसमें से सबसे जो लेसर पनिशमेंट जिसमें होगी उसी में हम डेथ नहीं कॉज कर पाएंगे। बाकी हम मैक्सिमम वाले में सब में 4 ऑप्शन रहेगा, तो 3 एक जैसा रहेगा, चौथा सबसे अलग रहेगा। जो सबसे कम पनिशमेंट वाला होगा उसी को हम ऑप्शन चूज कर लेंगे, या तो आपको याद रहे। दूसरा क्या कहता है, तीसरा सी, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। आपके ऊपर जो हमला किया गया है उस हमले से आपको लगता है कि वो रेप करने वाला है आपका, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद डी क्या कर रहा है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट मीन्स दैट वाज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 377। आपको लगता है कि आपके साथ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है, तो भी जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय उसका डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ई पे, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग। अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपका किडनैपिंग या एबडक्शन करने वाला है, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongly confining a person under circumstance which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public officers for his release। एक व्यक्ति को ऐसा भय होता है कि आप उसको wrongfully confinement करने वाले हैं। wrongfully confinement का मतलब होता है wrongful confinement और wrongful restraint, there are two terminologies। ये है एक व्यक्ति, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब होगा, जब ही इज ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। वो किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए मतलब अलाउड नहीं, उसको हमने कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, रस्सी में बांध दिया, पेड़ में बांध दिया, या नहीं भी बांधा तो भी हम उसको जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो इसको माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और रेस्ट्रेंट क्या होता है, जब हमने इसको 4 तरफ से जाने के लिए नहीं रोका, लेकिन हमने एक तरफ से इसको रोक लिया और ये इधर जा रहा था, सपोज करिए कि ये इधर जा रहा था, तो हमने इधर इसको रोक दिया, तो ये हो गया रेस्ट्रेंट। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, रेस्ट्रेंट आता है आर से और कन्फाइनमेंट आता है सी से। तो कैसे हम याद करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कन्फाइनमेंट मीन्स कंप्लीट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब चारों तरफ से पूरा। जब भी कन्फाइनमेंट वर्ड आएगा तो कंप्लीट याद करेंगे। कंप्लीट मतलब कंप्लीट बंद चारों तरफ से, और जब कंप्लीट के अलावा जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रेस्ट्रेंट हो जाएगा उसमें एक तरफ से। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, मतलब किया जाने वाला है, ऐसी संभावना है कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर लिया जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो कैसे बच पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये व्यक्ति भी आपकी हत्या कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जी पे बात करेंगे, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। आपके ऊपर एसिड अटैक किया जाने वाला है, या तो कर दिया गया है या तो किया जाने वाला है, तो भी आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं, जो जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की। ये हो गए हमारे ABCDEFG कुल मिला के जो है रिगार्डिंग कौन कौन सी परिस्थितियों में हम जो है हत्या कर सकते हैं। 7 इसमें स्थितियां बताई गई, ठीक है। EFG मतलब 7 परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 39। देखिए इसमें हमने कहीं नहीं लिखा क्योंकि 39 हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। 39 पढ़ते हैं। When such right extend to causing any harm other than death। 39 को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्शन 101 ऑफ IPC। जब हम डेथ के अलावा कोई अन्य हार्म कर सकते हैं, क्या कर रहा है, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38। सेक्शन 38 में जो अभी हम लोग 7 कंडीशन देखी, उन 7 के अलावा अगर कोई 8वीं कंडीशन होती है, जैसे आपको लगा कि उसने आपके ऊपर
रेप किया तो आप मार डालेंगे, आपकी हत्या करने वाला है तो आप मार डालेंगे, या ग्रीवियस हर्ट करने वाला है तो आप मार डालेंगे, किडनैपिंग एब्डक्शन करने वाला है, अननेचुरल लस्ट करने वाला है, या एसिड अटैक करने वाला है तो आप मार डालेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई आपको पीट रहा है डंडे से तो फिर आप नहीं मारेंगे, तो वो आ जाएगा सेक्शन 39 में। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द असाइलेंट। आप ऐसी परिस्थिति में डेथ नहीं कॉज करेंगे, बट डज एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी अदर हार्म देन डेथ। मतलब आप कोई अन्य नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं, डेथ नहीं कॉज कर सकते। अन्य नुकसान में क्या, वो जैसा नुकसान आपको पहुंचा रहा है वैसा नुकसान आप पहुंचा सकते हैं। अभी हमने बताया कि दैट शुड द अटैक शुड बी, द डिफेंस शुड बी प्रोपोर्शनेट। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 39 या 101। इसके बाद हम लोग सेक्शन 40 पढ़ते हैं। 40 जो बात करता है 102 के बारे में। 102 बेसिकली बात करता है कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, मतलब कब हमारा प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, ये बात करता है हमारा 102। क्या बात करता है, पढ़िए 102 या 40, ठीक है। Commencement and continuance of the right of private defense of body. The right of private defense of the body commences as soon as the reasonable apprehension of the danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as the apprehension of danger to the body continues. जैसे ही वो आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा कि यू आर अबाउट टू बी अटैक्ड बाय सम अदर पर्सन, वैसे ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका खतरा टल जाता है वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे एक चोर आया आपके घर में चोरी करने और आपने उसको लाठी दिखाई, जब वो चोर घर में आया उस समय आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था कि आप बचाव करते, लेकिन चोर ने आपका लाठी देख के भागना शुरू कर दिया, तेजी से भागा और उस समय आपने उसको जान से मार दिया, तो यहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था, आपने आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड कर दिया ना, क्योंकि अब तो खतरा टल गया था, वो भाग रहा था। इसके बाद हमारा सेक्शन 41 है जो 103 के बारे में बात करता है। 103 या सेक्शन 41 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने 100 में पढ़ा था या 38 में पढ़ा था ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑफेंसेस के खिलाफ हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। पढ़िए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing of death or to any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of right be an offense any of the descriptions mentioned below hereinafter enumerated namely। दोनों की बात एक ही है, मतलब कौन से परिस्थितियों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर्टी, तो वो कौन कौन से ऑफेंस है। फॉर रॉबरी, जब आपके खिलाफ रॉबरी होने वाली है तो आप कर सकते हैं। रॉबरी मीन्स होता है लूट, या फिर क्या कह रहा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, या हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, दोनों ही एक ही बात है। अगर आपके खिलाफ रॉबरी होने वाली है या हाउस ब्रेकिंग होने वाली है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। जो हमारा पुराना वाला आईपीसी था उसमें हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट लिखा गया था, अभी क्या लिख दिया, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। बात वही है, गम्मा के थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्या कर रहे हैं, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट वेसल which building tent or vessel is used as a human dwelling as a place for the custody of the property। कोई भी आग के द्वारा आपके ऊपर मिसचीफ किया जा रहा है, मिसचीफ मतलब होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, रिस्टी आग लगा देना मिसचीफ कहा जाएगा। तो कोई मिसचीफ कर रहा है आग लगा के, या कोई एक्सप्लोसिव मतलब कोई ज्वलनशील सब्सटेंस जो जैसे बम कह सकते हैं, बम लगा रहा है आपके घर पे, और कहाँ पे लगा रहा है,
किसी बिल्डिंग पे लगा रहा है, टेंट पे लगा रहा है, या वेसल माने पानी की जहाज पे लगा रहा है, विच बिल्डिंग और टेंट और वेसल इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, वो मनुष्यों के रहने के लिए, निवास के लिए जो है यूज होता है। तो ऐसी जो निवास के लिए जो चीजें हैं, ऐसी जगह पे अगर आप कोई मिसयूज करने वाले हैं तो उसको माना जाएगा कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद या क्या कर रहा है, और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, या वो जगह पे प्रॉपर्टी को कस्टडी रखा गया, प्रॉपर्टी को रखा गया, तो भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज, चौथा चीज क्या कर रहा है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, या हाउस ट्रेसपास हो रहा है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। आपके घर में चोरी होने वाली है, हाँ, थेफ्ट या मिसचीफ होने वाला है, मिसचीफ मतलब अभी हमने बताया आग लगा दिया, या हाउस ट्रेसपास हो रहा है, बिना पूछे एंट्री कर रहा है आपकी परमिशन, और उस सारे इन थेफ्ट और मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास के परिणाम स्वरूप आपको लगता है कि डेथ हो सकता है। जैसे चोरी करते समय गोली मार देगा, मिसचीफ करेगा, आग लगेगा तो मर ही जाएंगे लोग, या ट्रेसपास कर रहा है, हो सकता है गोली मार दे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जान भी खतरे में है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हमको 4 परिस्थितियां बताई गई हैं, हम प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए 4 परिस्थितियां हमको बताई गई हैं जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा 41 के बाद आता है 42। 42 क्या है, when such right extends to causing of any other harm than death, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी के लिए, अब वही प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, if the offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description specified in section 41। बेसिकली कह रहा है कि अगर सेक्शन 41 में कोई ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा है, उसके अलावा कोई ऑफेंस हो रहा है, तो आप उसका डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, उसके अलावा डेथ के अलावा कोई छोटा ऑफेंस कॉज कर सकते हैं। ये बेसिक बात कर रहा है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी बच जाए। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसको वर्ड बाय वर्ड एलेबोरेट नहीं कर रहा, फिर भी जितना मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 43 क्या बात करता है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने जो बताया आपको, जो हमारा कमेंसमेंट जो सेक्शन 40 या 103 था, वही बात करता है प्रॉपर्टी के बारे में। अरे ये जो हमारा 43 है 105 की हमारी प्रॉपर्टी के लिए जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताया गया है कि जैसे ही डेंजर आपको स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही और शुरू होगा प्राइवेट डिफेंस, और जैसे ही खतरा खत्म हो जाएगा वैसे ही प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 44 जो लास्ट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। If in exercise of the right of private defense as against an assault which reasonably cause the apprehension of death, अगर प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय जो डेथ का खतरा आपके ऊपर पैदा करता है, the defender be so situated that he cannot effectively exercise the right without risk of harm to innocent person। जो व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक्सरसाइज करते समय किसी और की भी जान ले सकता हूँ, किसी भी और जान मतलब जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भी जान जाने का खतरा है। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, तो वो उस खतरे को भी उठा सकता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक भीड़ अटैक कर रही है, जो मॉब लिंचिंग आप लोग देख रहे होंगे ना, कोई भीड़ अटैक कर रही है जिससे मुझे लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, तो मैं गोली एक व्यक्ति के ऊपर सोच रहा हूँ कि यही लीडर है, लीडर को मार दूंगा, और मुझे ये भी लग रहा है कि लीडर को ना लग किसी और को लग जाएगी, तो भी मैं गोली चला सकता हूँ। इलस्ट्रेशन, ए इज अटैक्ड बाई अ मॉब हु अटेम्प्ट्स टू मर्डर हिम। ए एक भीड़ के द्वारा अटैक किया गया है, जिसको उसको भीड़ ने उसको मारने की कोशिश की। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। जब तक कि वो भीड़ पे अपना गन नहीं चलाएगा, गोली नहीं मारेगा, तब तक उसकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज नहीं हो सकता।
तो क्या करेगा, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। इसका मतलब कि अगर वो गोली मारेगा तो उसमें कुछ बच्चे हैं जिनकी भी मौत हो सकती है। तो क्या करा, ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। अगर उसने गोली चला दिया अपने जान को बचाने के लिए और उसमें कोई बच्चा घायल हो गया तो यहाँ पे ए की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 96 से लेके 106 या 34 से लेके 34 से लेके 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, डिस्कशन पे। जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसेंशियल्स, इन सारे सेक्शंस को पढ़ने के बाद हमको कुछ इसेंशियल्स मिलता है, कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे प्राइवेट डिफेंस में होना चाहिए। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, नेसेसिटी ऑफ फोर्स। आपको खतरा लग रहा है कि आपने अगर अपनी जान नहीं बचाई तो सामने वाला आपको मार देगा, तभी आप अपनी जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे। फिर दूसरी चीज क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द फोर्स। आपका फोर्स जो होना चाहिए प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जितना अटैक उसने आपके ऊपर किया उतना ही अटैक आप उसके ऊपर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। रीजनेबल बिलीफ, आपके पास ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि ये हमको मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं, तभी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे। इमिनेंट डेंजर, वो जो डेंजर है वो बहुत निकटस्थ है, मतलब एकदम समीप आ गया है, अब देयर इज नो चांस टू सेव योर लाइफ एक्सेप्ट यूजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज, पांचवी चीज कि यू शुड बी ऑन नो फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी के घर में चोरी करने गए और वहां पे सामने वाले ने आपके ऊपर अटैक किया और आपने उसको मार दिया, और आप बाद में क्या कोर्ट में कहेंगे कि सर हम जो है हमको जान से मारने वाला था इसलिए हमने मार दिया। तो चूंकि आप खुद गलत थे इसलिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं केसेस पे, फटाफट हम केस का नाम लिखेंगे और फैक्ट बताते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो केस समझ में आ जाए और साथ में आप लोग उस केस के फैक्ट के हिसाब से, अगर आप वो केस आप साइटेशन पढ़ लीजिएगा तो फिर आप बाद में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पहला केस इसमें आता है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953। इसमें क्या हुआ कि मिस्टर दर्शन सिंह फाउंड कि कुछ लोग उसके कैटल को चुरा के लेके चले जा रहे हैं, उसकी भैंस या गाय थी जो उसको चोरी करके लेके चले जा रहे थे। तो इसने क्या कर दिया, उन लोगों का पीछा करके उन लोगों को मार दिया, उसमें से एक व्यक्ति की जान चली गई। एंड ही वॉज ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो उसने प्राइवेट डिफेंस में इन्होंने क्या कहा कि सर मैंने अपने प्रॉपर्टी की, भैंस या गाय प्रॉपर्टी है और मैंने उसकी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा यूज किया। तो कोर्ट हेल्ड कि योर एक्ट वॉज जस्टिफाइड। मतलब उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वो वैलिड था, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या फैक्ट था कि इसकी कैटल्स को चोरी किया जा रहा था अटैकर्स के द्वारा, उन अटैकर्स को इसने अटैक करके मार दिया, एक की जान गई। और व्हेन ही वाज हेल्ड, इसमें कुछ चीजें बताई गई थी। पहली चीज, कोर्ट ने क्या कहा था इसको जस्टिफाइड बताते हुए कि द थ्रेट टू प्रॉपर्टी was immediate। इमीडिएट का मतलब अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो अपना खुद का फोर्स यूज करता, उसके पास पुलिस को बुलाने के लिए समय नहीं था। और दूसरी चीज क्या कहा कि द डिफेंस वाज प्रोपोर्शनेट। ठीक है, जो फोर्स उसने यूज किया था उसको कोर्ट ने कहा कि आपने प्रोपोर्शन में यूज किया था। और तीसरी चीज क्या कहा
कि इट वॉज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। आपको इस बात का भी खतरा था कि आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, इसलिए आपने ऐसा एक्शन लिया, इसलिए आपका एक्ट जो है जस्टिफाइड है। दूसरा केस है ओमकार नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974 वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974। इस केस में क्या हुआ था एक्चुअली, एक ओमकार नाथ सिंह थे और प्रोसिक्यूशन विटनेस गिरिजा सिंह और सिद्धनाथ। प्रोसिक्यूशन विटनेस गिरिजा सिंह एंड सिद्धनाथ, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में जो जा रहे थे गंगा नदी पर नहाने, ये बनारस का केस है, ये लोग गंगा नदी पे नहाने जा रहे थे, ओमकार नाथ सिंह उधर से आ रहा था। इसने इन लोगों से कहा कि तुम अपना सीना क्यों फुला के चल रहे हो ना, वाई आर यू वॉकिंग योर चेस्ट हाई, अपना सीना क्यों फुलाए हुए, और मतलब एक तरह से टॉन्ट मारने की कोशिश किया, क्योंकि उसको नहीं पसंद आया ओमकार नाथ सिंह। और बाद में उसने इनको जलील किया, और बाद में ये गिरजा सिंह और सिद्धनाथ ये लोग अपने परिवार में जाके वापस में शिकायत करते हैं, फिर दोनों में अल्टरकेशन होता है, और फाइनली ओमकार नाथ और उसके मेंबर्स ने, उसके ग्रुप ने इनके ग्रुप की एक व्यक्ति की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसमें उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट डिफेंस में हत्या की, तो कोर्ट ने इसमें प्राइवेट डिफेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि द अटैक वाज फर्स्टली इनिशिएटेड बाय द अटैकर ना, अक्यूज्ड ने खुद जो है अटैक किया था। क्या नाम था उसका, ओमकार नाथ। ओमकार नाथ ने खुद अटैक किया था, इसलिए क्या कहा, देयर इज नथिंग टू लेजिटिमेट द डेंजरस असॉल्ट बाय द अटैकर्स, ठीक है, नॉट जस्टिफाइड अटैक, ठीक है। ये उनका अटैक कैसा था, जस्टिफाइड नहीं था, इसलिए इनको प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं मिला। क्यों, क्योंकि उन्होंने अटैक जो किया था वो लेजिटिमेट नहीं था। इसके बाद हमको एक केस देखने को मिलता है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010। ये बहुत लीडिंग केस है। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010। ये इस केस में एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने 10 गाइडलाइन दिया। क्या दिया, 10 ऑन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 गाइडलाइन दिया, और वो 10 गाइडलाइन क्या है, चूंकि यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए आपको मिल जाएगा, वहां से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, या मेरा वीडियो का वॉइस फ्लो डाउन करके आप लिख सकते हैं। पहला क्या कहा, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल स्टेट्स। क्या कहा, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल स्टेट्स। मतलब आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है, इसको सभी राज्यों के द्वारा एक्सेप्टेड है, और ये एक बेसिक भावना है जो हमारे सभी मनुष्यों के अंदर होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक है। दूसरा चीज क्या कहा, प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ओनली इन सडन नेसेसिटी। अगर आपको प्राइवेट डिफेंस चाहिए तो जब आपके ऊपर सडन अटैक हुआ है तभी आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पहले बताया था कि जब आपके पास पब्लिक ऑफिशियल्स का हेल्प लेने का चांस होगा तो आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या कहा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन एनफ, नो एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ क्राइम रिक्वायर्ड।
अगर आपके ऊपर रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अटैक होने वाला है तो भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर अटैक हो ही जाए। फिर चौथी चीज क्या कहा, कमेंसेस ऑन रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड टर्मिनेट्स व्हेन अप्रीहेंशन खत्म हो जा सकता है, व्हेन अप्रीहेंशन सीजेस। कमेंसेस क्या कर रहा है, कमेंसेस ऑन रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड टर्मिनेट्स व्हेन एप्रीहेंशन सीजेस। मतलब जैसे ही एप्रीहेंशन खतरा चालू होता है वैसे ही आपके पास प्राइवेट डिफेंस आ जाता है, और जैसे ही खतरा खत्म होता है आपका प्राइवेट डिफेंस चला जाता है। फिर पांचवा क्या कहा, इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ पर्सन इन असॉल्ट टू यूज हिज डिफेंस इन अर्थमेटिकल मैनर। ना किसी भी व्यक्ति से जिसके ऊपर अटैक हुआ है उससे ऐसा अनुमान लगाना, ऐसा उम्मीद करना जो है रियलिस्टिक नहीं है कि वो अपने जो प्रत्युत्तर में बल लगाएगा वो उतना ही लगाएगा, एग्जैक्ट सेम अर्थ, जैसे गणितीय पैमाने में उतना ही एग्जैक्ट सेम लगाएगा, ऐसा उम्मीद किया जाना रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अब हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो मैं नाप के थोड़े मारूंगा कि उसने मुझे इतना मारा तो मैं भी उतना मारूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा अटैक हो सकता है। प्रोपोर्शनेट मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो, कम हो सकता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 6 वाला क्या कहता है, फोर्स यूज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। वही बात कि आपने जो फोर्स यूज किया है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हाँ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 7वां क्या कह रहा है, इवन इफ अक्यूज डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस में बी कंसीडर्ड। कि अगर अक्यूज प्राइवेट डिफेंस का डिमांड नहीं करता है तो भी प्राइवेट डिफेंस कंसीडर किया जा सकता है इफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर ऑफ दैट नेचर। 8वां क्या कहता है, अक्यूज नीड नॉट प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अक्यूज को प्राइवेट डिफेंस जो प्रूफ करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं। 9वां क्या कहता है, आईपीसी, अब हम लोग बीएनएस की भी बात कर सकते हैं। आईपीसी कन्फर्स प्राइवेट डिफेंस ओनली व्हेन लॉफुल, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट इज एन ऑफेंस। सिर्फ आपको एक अनलॉफुल एक्ट जो हो रहा है उसी के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, लॉफुल एक्ट के खिलाफ नहीं मिलेगा। जो हमने अभी सेक्शन 37 या 99 में आपको पढ़ाया कि पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो लॉफुल एक्ट है उसके खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। और 10वां क्या कर रहा है, अ पर्सन इन एमिनेंट डेंजर में किल इवन इन केस ऑफ रीजनेबल थ्रेटनिंग। आपके ऊपर खतरा होने का भय है तो भी आप जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं ना। जैसे आपके ऊपर रीजनेबल भय है कि आपके ऊपर अटैक हो जाएगा तो भी आप प्राइवेट डिफेंस का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले केस पे, जेसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2002। ऊपर वाला मिटा देते हैं क्योंकि ये आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। जेसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इट कैन नॉट, जो प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल है, वो ओपन अगर हमारी लैंड है और वहां पे ट्रेसपास होता है उसके लिए ये एक्सरसाइज नहीं किया सकता ना। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी, मतलब डेथ तभी आप करेंगे एक्सरसाइज अप टू डेथ ओनली फॉर
ना। जो प्राइवेट डिफेंस का यूज है आप तभी करेंगे जब आपका क्लोज्ड स्पेस पे अगर होगा या हाउस ट्रेसपास होगा, ठीक है। अगर आपका हाउस ट्रेसपास होता है तभी आप डेथ कॉज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओपन लैंड जैसे आपकी खुली जमीन है और उस पर कोई व्यक्ति चला जाता है, गलती से आप उस पर डेथ कॉज कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डेथ आप तभी करेंगे जब आपके क्लोज्ड स्पेस या आपके हाउस घर में ट्रेसपास होता है और उससे आपको खतरा पैदा होता है कि जान जा सकती है, तो ही आप करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ टू यूज दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड किल द असाइलेंट। अगला केस हम लोग पढ़ेंगे पांचवा, ये नंद किशोर लाल वर्सेस एम्परर 1924 का केस है। नंद किशोर लाल वर्सेस एम्परर, उन्नीस सौ चौबीस का केस है। इसमें क्या हुआ, अक्यूज्ड जो थे वो क्या थे, अक्यूज वेयर सिख, ठीक है। अक्यूज जो है सिख थे, वो एक मुस्लिम मैरिड महिला, एक मुस्लिम विवाहित महिला को एबडक्ट करके अपने घर ले आते हैं। एबडक्ट मतलब किडनैप या एबडक्ट एक ही चीज है। एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण, तो अपहरण करके ले आते हैं कौन लोग, सिख लोग। किसको? एक मुस्लिम महिला को अपने घर, और वो मुस्लिम महिला यहाँ पे सिखिज्म को एक्सेप्ट कर लेती है, अब वो सिख बन जाती है ना। क्या है, abducted a Muslim married woman, ठीक है। एक मुस्लिम मैरिड वुमेन को एबडक्ट करते हैं और वो अब सिख बन जाती है। अब जो है क्या होता है कि इस महिला का जो पुराना पति था, जो मुस्लिम हस्बैंड था, वो इसको वापस लेने आता है और उस समय ये महिला डिनाई कर देती है कि मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो चूंकि वो मेजर महिला है, इसके साथ रह रही है, सिख के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है चूंकि मेजर महिला है। और जब इस महिला को जबरदस्ती इसका पुराना वाला पति, मुस्लिम पति, इसको वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो इस सिखों में से एक की हत्या कर देता है, मतलब इसके हस्बैंड वाले पार्टी में से, उस महिला के ओरिजिनल जो उसके हस्बैंड था उसके पार्टी से एक की हत्या हो जाती है। कौन करता है? सिखों ने कर दी। तो कोर्ट ने क्या कहा, इट वॉज एन रीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। ये रीजनेबल जो प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज था, ये रीजनेबल था क्योंकि हम जानते हैं कि हमको एबडक्शन के खिलाफ हमारे सेक्शन 100 में जो प्रोवाइडेड है क्या, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो हम नहीं कर सकते, मतलब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। 100 मतलब सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस। तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। अगर कोई मेरा एबडक्शन कर रहा है या किसी मेरे रिलेटिव का एबडक्शन कर रहा है, रिलेटिव का मतलब किसी भी व्यक्ति का एबडक्शन कर रहा है, तो मैं ऐसे समय में उस व्यक्ति की जान ले सकता हूं जो एबडक्शन कर रहा है। ये आपको पढ़ाया गया है मेरे द्वारा अभी, ठीक है। अब एक जो है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट केस है, कैंपर शेयर वर्सेस कुटप्पा 1944। 5-6 केस हो गया। वर्सेस कुटप्पा, कैंपर शेयर वर्सेस कुटप्पा। इस केस में क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक बच्चा था, आप लोग अपने यहाँ देखते होंगे कि बच्चे जो है बहुत जो है सड़कों में तूफान मचाए रहते हैं,
तो उसमें एक बच्चा था जो क्या करता था, मतलब बाइक से बहुत ज़्यादा तूफान मचाया हुआ था, धूल उड़ा रहा था, और एक पासर बाई, एक पैदल यात्री जा रहा था और उस धूल से परेशान होकर उसने क्या किया, उसको पकड़ के पिटाई कर दी ना। तो दैट बीटिंग वॉज हेल्ड अ वैलिड डिफेंस। क्या कहा? द बीटिंग वॉज हेल्ड वैलिड अंडर प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि आप इतना ज्यादा धूल उड़ा रहे हैं कि उससे सामने वाले को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दैट्स वाई ही यूज्ड द प्रोपोर्शनेट फोर्स, और उसने बदले में उनकी पिटाई कर दी, और पिटाई कर दी तो वो सुधर गए, कोर्ट से पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सारे केसेस। मतलब हमने कितने केसेस पढ़े, यहाँ से स्टार्टिंग की है। इसको आप लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा हिस्सा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 छह केसेस हमने पढ़े। ऐसा नहीं है कि केवल 6 ही केसेस हैं, हमने लीडिंग केसेस पढ़ने की कोशिश की, अभी और बहुत सारे केसेस छूट रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। ये इतने केसेस और टॉपिक को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्राइवेट डिफेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि वास्तव में ये लेक्चर जो है वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली कैपेबल टू अफोर्ड सच काइंड्स ऑफ लेक्चर्स ना। और पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको ऐसे लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तमाम समस्याएं हैं। तो दैट इज द मोटो ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू वेरी मच।